बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट टेक्निक पे हमने कल बात की। अगर कोई सवालात हों तो वो आप बताइए, वरना फिर जैसे हम नॉर्मली चलाते हैं वैसे ही चलाएं। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, कहिए। अच्छा ये जो टेक्नीक थी इसमें मैंने जो जर्नलिंग की है वो आपसे शेयर करना है और आपसे गाइडेंस लेनी है कि इज़ दिस द वे टू गो? अ, जैसे मैंने पास्ट यानी कि ये ही इसी फ्राइडे को एक हुआ हम एक एक्सपीरियंस तो उसको ही जर्नल किया, यानी कि बाद में किया, रेट्रोस्पेक्ट। अच्छा, ओके, ओके। नहीं, ये इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है। अब जो आप अब जो कुछ भी आप लिखेंगी ना जर्नल में, वो इट इज़ योर एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ द मेमोरी। ठीक है, जो कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ वो आपने, जब हम ये करते हैं बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, तो असल में हमें एक काम करना है। हमें ये सोच के एक्सपेरिमेंट करना है कि मैंने क्या चीज़ नोट करनी है। ठीक है, यानी ओके, ये ओके। प्री ये डिटर्मिन नहीं होगा। समझ आ रहा था कि ओके। इसके नतीजे में ना आपको जो चीज़ नोटिस करनी है वो क्लियर भी होगी और वो नोटिस में भी ज़्यादा आएगी। आमतौर पर जब हम अपनी मेमोरी से बात करते हैं, तो उसमें से जो कुछ हमने उस वक़्त, ज़ाहिर है कि एक न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़े थे हम, मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने के लिए खड़े हुए थे, हम नोट नहीं कर रहे थे कि इसके नतीजे में इसका क्या होगा, ये कैसा, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड ज़ी, ये हमने नहीं सोचा था। तो ये सोच के उधर जाना है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आपने ना कर दी, अ, अगर आप ये समझते हैं कि पीछे मेरे साथ ये हुआ है, तो उससे सिर्फ आपको वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से लें, उसको जर्नल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक्सपेरिमेंट इस तरह से लें कि कभी-कभी ऐसा नहीं भी हुआ। यानी हमारी जो बिलीफ्स है ना, वो असल में ओवर जनरलाइज़ेशंस होते हैं आम तौर पे। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे साथ माज़ी में भी ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं हुआ था उस वक़्त, तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की। लेकिन विदाउट दैट हम असल में अपने बायसेस के साथ ही जी रहे होते हैं और नोट भी उन्हीं के साथ कर रहे होते हैं। अ, अब मैं दोबारा थोड़ा और मज़ीद वज़ाहत के लिए ये पूछूँगी कि जैसे अभी यानी कि कल या परसों या उससे अगले दिन कोई मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि कोई सिचुएशन होने वाली है, कोई इंटरेक्शन होने वाला है और वो मुश्किल होने के भी मेरे ज़हन में है इम्कानात। तो उसके बारे में मैं पहले से ये जर्नलिंग करूँ? नहीं, 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 जर्नलिंग पहले नहीं करनी। जर्नलिंग तो आफ्टर द इवेंट ही करनी है। आपने एक्सपेरिमेंट को प्लान पहले करना है, जर्नलिंग नहीं करनी। अच्छा, जर्नलिंग तो बाद ही में अपना होगी। बिलीफ पिक करना है, अपना आइडेंटिफ़ाई करना है जो बिलीफ मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। राइट, राइट। वो आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, एक्सपेरिमेंट को प्लान कर लिया है। मिसाल के तौर पर मैंने उसको प्लान ये किया है, मैं फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर ना करता हूँ तो लोग माइंड कर जाते हैं। तो उसको प्लान ये करना है कि मैंने ना अच्छे तरीके से करनी है। यानी अगर मैं अच्छे तरीके से ना करूँ तो क्या फिर भी लोग माइंड कर जाते हैं? ये जो बात है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट को प्लान करके आगे बढ़ूँ, ये ज़रूरी है। जर्नलिंग तो बाद ही में होगी। अ ओके, यानी कि आइडेंटिफ़ाई कर लूँ जो मैंने अपना इर्रेशनल बिलीफ या कोई अपनी सोच जो है, उसको हमने क मैं करना चाह रही हूँ टेस्ट। राइट। तो उसके बाद फिर मैं पहले से एक प्रेडिक्शन बना लूँ नंबर्स के साथ। आप वो बना लें, उसके बारे में जनरलाइज़्ड रखना चाहती हैं, जनरलाइज़्ड रखें। मेरे ख़्याल में प्रेडिक्शन के नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं इम्पोर्टेंट, इस लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है कि वो आपको रिलेटिवली, जिस तरह हम होते हैं ना ऑल और नथिंग में, ऑल और नथिंग को वो तोड़ देती है, नंबर्स को तोड़ दे खुद ही तोड़ देती हैं। यानी आप खुद जब ये कहते हैं कि 90% ऐसा होगा, तो इसका मतलब है सब तो नहीं ऐसा होगा। ठीक है ना? तो वो एक तो उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये कि वो जनरली हमारे यहाँ एग्ज़ैजरेटेड होते हैं नंबर्स। वो आपका एक्सपेरिमेंट उसको रियलिस्टिक पे ले आएगा। और ये एक्सपेरिमेंट एक नहीं करना है, ये 2-4 करने चाहिए। अच्छा, इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंटेशन ही का तरीका ये भी है कि आप किसी का वो बिहेवियर देख के, कि मिसाल के तौर पर मैं अगर ना कर देता हूँ तो लोग माइंड कर जाएँगे, लोग मेरे से रिश्ते तोड़ लेंगे।
तो अपने एक्सपेरिमेंट किसी और को ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं कि इसने ना की तो कुछ नहीं हुआ, राइट? तो व्हेन अगर व्हेन वक़्त मुझे इजाज़त दें और अली भाई बता दें कि लाइन में कोई और पार्टिसिपेंट्स नहीं है, तो मेरी रियल लाइफ़ में होने वाला है कुछ, तो अगर मैं आपसे रहनुमाई ले लूँ यहाँ, या मैं वो इंडिविजुअल में लूँ? नहीं, वो तो आप बेशक ले लें, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि अगर वाक़या कोई होने वाला है, सिग्निफिकेंट वाक़या, तो उसको एक्सपेरिमेंट ना बनाएँ। एक्सपेरिमेंट को खुद प्लान करना है आपने। देखें, एक्सपेरिमेंट की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इट शुड नेवर बी अ हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट, जिधर से आपको प्रॉब्लम पैदा हो सकती है ज़िंदगी के हवाले से, मसला बन सकता है, रिश्तों का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका कोई ऐसा इवेंट होने वाला है कि जिसमें आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा हाई रिस्क है, तो फिर उसको तो एक्सपेरिमेंट बनाना नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट हमेशा वो बनाना चाहिए कि जो हाई रिस्क ना हो। इट हैज़ टू बी सेफ। यू शुड फील सेफ कि अगर इस जगह पे ये हो भी गया ना, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। ओके, तो लाइक फिर जैसे कि मेरे भाई अमेरिका से जो आए हुए हैं, राइट? हुँ, जिनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है? अब राइट। मैंने सारी वर्किंग की हुई है, मैंने अच्छी सोच भेजनी है, मैं उनके लिए दुआ माँग रही हूँ, उनको माफ़ कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, वो मुझे माफ़ करें, अल्लाह हम दोनों को माफ़ करे। तो अब जैसे मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाऊँगी, उनकी कोई बात सुनूँगी, मैं स्ट्रेस लूँगी, मैं परेशान हो जाऊँगी, तो इस बारे में मैं फिर आपसे अलग में पूछूँ या इधर से पूछूँ? इधर पूछूँ? नहीं, वहाँ पर आपने सिर्फ़ ये करना है, अगर अभी आपने उधर जाना है, ये मुलाकात होनी है, अभी आपने सिर्फ़ एक काम करना है और कुछ नहीं करना। वो ये कि उनकी बात को उनकी तरफ से समझना है। यानी और इस तरह समझना है कि जिसके नतीजे में अ, उसको प्रेज़ेंट ऐसे करना है अपने ज़हन में कि जो उनके लिए भी ठीक हो। वो भी ही वुड फ़ील सैटिस्फाइड कि हाँ, ये मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, मैंने कल एक रील देखी जिसका उन्वान था कि इंजीनियर इंजीनियर साहब जो है ना, वो कहते हैं कि अज़ान बंद कर दें, ठीक है? अज़ान देना बंद कर दें। ये दिस वाज़ अ लिटिल सरप्राइज़िंग। जब उस उनका जो नुक्ता नज़र सुना, वो ये था कि ये जो लाउड स्पीकर पे दी जाने वाली अज़ानें हैं कि जो अब पूरे मोहल्ले में एक आबादी में फैल जाती हैं, वो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का तो तरीका नहीं था। यानी उसको अगर हम अवॉइड करें, क्योंकि उसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार भी हो सकते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों के पास घड़ियाँ हैं, वो अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएँगे। आपने अज़ान देनी है, आप इस जगह तक दे दें। इससे इख्तिलाफ़ इत्तेफ़ाक अपनी जगह पे। जो बात है, जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये कि बात उनका मौक़िफ़ ये नहीं है कि अज़ान देना बंद कर दें। समझ आ रही बात? ओके, ओ ओके। यानी हाँ, आपने उतनी बात प्रेज़ेंट करनी है जितनी वो खुद भी प्रेज़ेंट करेंगे। अपने पर्सपेक्टिव से नहीं जैसे मैं करनी। मेरा ज़हन इससे बार-बार जा रहा है कि ये जो रिलेशन ब्रीफ समर 6 हमने पढ़ा था ना कि इफ समथिंग इज़ और कैन बी डेंजरस और फियर आई शुड बिकम प्रीऑक्युपाइड और अपसेट अबाउट इट। तो राइट। जैसे मैं हाँ, मैंने जाना है, अब मैं प्रीऑक्युपाइड हूँ, मैं फिर अपसेट हो जाऊँगी और फिर क्या होगा? तो ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि इसको मैं टेस्ट कर सकती हूँ? नहीं, नहीं, ये टेस्ट करने का टाइम नहीं है। ये तो असल में इस चीज़ का टाइम है कि ये असल में आपके पास कंट्रोल नहीं है, इस चीज़ का कि क्या होना है, उधर बात क्या होनी है। टेस्ट उधर करेंगे, एक्सपेरिमेंट उधर होगा जिधर मेरी तरफ से मामला होना है। मैं ये करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है जी? यानी अगर मामलात दूसरे की तरफ से होने हैं और लेट्स से खुदा ना ख़ास्ता फ्लेयर अप हो जाएँगे या हो गए, तो इस मौके पर टेस्ट करने का टाइम नहीं रहा अब। अब अपने आप को कंट्रोल में रखने का टाइम है। यानी वी हैव टू कीप चार्ज ऑफ आवर लाइफ। अपने आप को इस जगह पे रखना है कि हम मामलात को मज़ीद नहीं बिगड़ने देंगे और स्ट्रेस नहीं लेना, समझना है। देखें, समझने में आपने अभी अगर तो डिफेंड करने की होगी ना डिज़ायर कि मैं डिफेंड करूँ इसको, तो इससे स्ट्रेस पैदा होगा। जी।
अगर अगर ये डिज़ायर आप थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें और अभी सिर्फ इस जगह पे खड़े हो जाएं कि मैंने इनकी बात को समझना है, एट अ ह्यूमन लेवल समझना है, ठीक है? तो इससे स्ट्रेस नहीं पैदा होगा, इससे क्यूरियोसिटी पैदा होगी। क्यूरियोसिटी कभी स्ट्रेस नहीं पैदा करती, वो इंटरेस्ट पैदा करती है, वो एंगेजमेंट पैदा करती है। वो किस तरह से देख रहे हैं? थिंक ऑफ इट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट समबडी, सम थर्ड पर्सन। वो क्या कह रहे हैं, वो ओके, किधर, उनका नुक्ता नज़र, वो किस तरह से एक सिचुएशन को देख रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस यू माइट डिसएग्री विद देम, ये भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ समझना है, ठीक है जी? ओके। अब यहाँ पर एक ये बातों के दौरान एक क्लैरिटी मिली है, मैं शेयर करना चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इन कन्वर्सेशंस का हिस्सा बनने की वज़ह से ये डिज़ायर तो ख़त्म हो गया कि मुझे जस्टिफ़ाई करना है। मैंने राइट। रिफ्लेक्ट किया है, मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया है और मैंने आई हैव आस्क्ड फॉरगिवनेस, मैंने लेटर ऑफ वो भी लिख दिया, उनको भेज दिया ग्रुप पे। तो वो मेरी डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लाइक अभी मुझे फ़ियर है, तो फ़ियर सिर्फ़ ये है कि मैं कुछ गलत थॉट्स क्रिएट करके, कुछ गलत बोल के अल्लाह की किसी हद की खिलाफ़वर्ज़ी ना करूँ। दिस इज़ एक्चुअली द फ़ियर। नहीं, नहीं, अगर तो अनइंटेंशनली हो जाता है तो ये अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देते हैं जी। हमारी गलतियाँ इंटेंशनल होती हैं जिनको अल्लाह ताला पूछेंगे, जिन पे हम तौबा नहीं करते, ठीक है? जो ची इस इश्यू में इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम में ना पड़ें। आपने कोशिश करनी है कि अभी बात को समझना है। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है। आपने वही जो कल मैं बात अर्ज़ कर रहा था सलमा बापा से, कि आपकी प्रॉब्लम रिश्तों को अच्छा करना नहीं है, आपका इनपुट ठीक हो जाना चाहिए, बस। इसका मतलब ये है कि अगर वो उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जिस पर यू फ़ील फ्लेयर्ड अप, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, थोड़ा-सा रिलैक्स करें, अपने आप को कूल डाउन करें, एंड देन ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द लर्नर सेल्फ, नॉट द डिफेंडर, ठीक है जी? मैं डिफेंडर नहीं बनूँगा। मैंने तो सीखना है, मैंने तो समझना है कि ये ऐसा क्यों समझ रहे हैं, यानी क्यों ऐसी बात हो गई। ठीक है, कुछ गलतियां हो गई, वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए, इसके नतीजे में क्या अब हमें जो बाकी बच गया है उसको भी बिखेर देना है? यानी वो नहीं समझ रहे तो मैं तो ये समझ सकता हूँ ना। ओके, मैंने 13 मिनट ले लिए हैं, एक आखिरी बात करनी है फिर मैं बस करूँगी। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इवेंट था और शायद कोई और भी इससे सीख रहा हो और ये जो आपने सलमा आपा वाली एग्ज़ाम्पल दी ना, मैंने इससे बहुत क्लियरली रिलेट किया है कि जैसे कल बातचीत हो रही थी और मैं सुन रही थी एज़ अ थर्ड पर्सन, एज़ एन ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट, लाइक ऑब्जेक्टिवली सुन रही थी। तो येस, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी थी कि अब वो अपना रोल सही करें तो ठीक है ना, वो अपने हस्बैंड या जो भी इन-लॉज़ के वो तो कंट्रोल नहीं है, इन तो अपनी एफर्ट। तो अब मैंने इसको इससे रिलेट किया है और बहुत क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ कि आपने कोई 10-12 सेशन पहले बात मेरी के जवाब में कहा था कि यू कैन बिकम द पायनियर टू सेंड गुड वाइब्स, गुड थॉट्स, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग व्हाटसोएवर यू कैन डू, द कंपैशन, एम्पैथी। तो वो मुझे बहुत होप देती है। तो यस, एक और आज क्लू मिल गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दुआओं यू दुआओं यू की रिक्वेस्ट है सबसे। अब सबसे जी, सबसे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लेकिन ये ज़हन में एक चीज़ को रखना है जी, वी शुड ऑल बिकम पायनियर्स ऑफ गुड थिंग्स, लेकिन वेदर दे विल टेक रूट ऑन द अदर साइड और नॉट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। जी। जी, ये ठीक है? कल वाला वो एफर्ट वाला और आउटकम वाला, यस, आई कैन जी, रिलेट इट। ओके, बिल्कुल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ओके, जज़ाकल्लाह। काफ़ी अल्लाह नॉट्स खुल गई हैं, अभी जो बातचीत हुई है, स्पेसिफिक करके ना, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। जी, मोई साहब, एक अगर इस तरह से मैं फ्रेज करूं कि ये बेसिकली एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को मैनेज करने की एक टेक्निक है। तो स्टेप वन इज कि हम ये रियलाइज करें कि कोई हमारा डिस्टॉर्शन है जिसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका वैसे भी ताल्लुक दूसरे के बिहेवियर से तो है ही नहीं। राइट। और दूसरी चीज जो इसमें मुझे अभी और हाईलाइट हुई वो ये थी कि बाकी टेक्निक के मुकाबले में ये टेक्निक एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। नॉट टू से कि व्हाट इज मोर इफेक्टिव, लेकिन इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि ये तो बाकायदा लैब एक्सपेरिमेंट की तरह करना है। जी, जी, एग्ज़ैक्टली।
एग्जैक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट बल्कि शायद ये कहना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो बाकी हमारी टेक्निक्स थी अभी, जैसे वो कंटिन्यूम वाली थी या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली थी, उसमें तो हम क्लियरली अपना कोई एक बिलीफ उठाते हैं और उसके बारे में तय कर लेते हैं कि हाँ ये एक डिस्टॉर्शन है और अब हम इसके ऊपर एक टेक्निक लगा के इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है, इसमें तो हम कह रहे हैं अच्छा लेट्स अज्यूम कि ये बात ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मुझे डर जो लगता है वो ठीक है बिल्कुल, और किसी भी एक तरफ बायस हुए बगैर मैंने एक्सपेरिमेंट करना है और उसकी आउटकम को भी ऑब्जेक्टिवली देखना है, और उसकी आउटकम जिस तरह भी चली जाए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है बहरहाल, ताकि चेंज आए बिलीफ के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट सेफ होना चाहिए। वो जो है, मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि मैं अपने बॉस को अगर ना कर दूंगा तो वो जॉब से निकाल देगा, एंड यू कांट फेस टर्मिनेशन फॉर इंस्टेंस एट दिस टाइम, तो ये एक्सपेरिमेंट ना बनाएं अभी इस एक्सपेरिमेंट को ना बनाएं, क्योंकि इसके नतीजे में हौसला शायद ख़त्म हो जाएगा। अगर अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक साबित हो गया तो आइंदा एक्सपेरिमेंट करने के हौसले भी ख़त्म हो जाए। अभी आप इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको इनडायरेक्टली हमें करना है। इनडायरेक्टली करने का मतलब ये है कि माजी में देखें, अपने माजी में देखें कोई ऐसा वाक़या हुआ था जिससे कि ये इस बिलीफ के ऊपर कोई ज़द पड़ती है, नंबर एक। नंबर दो, किसी और के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे इस बिलीफ पे ज़द पड़ती है। ये दोनों चीज़ें अगर हो सकती हैं तो दे आर सेफर। और फिर नंबर तीन ये कि कोई अगर आदमी, कोई कॉलीग आपका ऐसा है कि जो बड़ा क्लियरली ये बता देता है कि जी अभी ये मैं नहीं कर सकता, तो उनसे पूछें कि वो डज ही नॉट फील दिस वे, व्हाई डज ही नॉट फील दिस वे। ये वाली चीज़ें जो है, ये दिस इज़ वेरी कोइंसिडेंटल with what we do in the second stage of immunity to change. इम्यूनिटी टू चेंज में पहली स्टेज में तो हम आईटीसी मैप बनाते हैं जिसमें कि ये बताते हैं कि आपकी अजम्पशंस क्या हैं। और ये जो आखिरी स्टेज है, अजम्पशंस असल में बिलीफ्स होते हैं ना हमारे। जो ये जो स्टेज है, सेकंड स्टेज ऑफ इम्यूनिटी चेंज, वो ये है कि अब इन बिलीफ्स को हमने ठीक करना है, ठीक जगह पे रखना है। नॉट नेसेसरली कि सारे गलत हैं, लेकिन वो हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेट हों, तो उनको ठीक जगह पे रखना है। वो जो ठीक जगह पे रखना है उसके लिए एग्जैक्टली यही मेथड यूज किया जाता है। वेरी वेल सर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। उसी तरह कंट्रोल्ड लैब एक्सपेरिमेंट की तरह, जैसे हम कहते हैं कि सेफ्टी, जैसे हम जब कोई लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको इतना छोटा कर लेते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस खत्म हो जाए उसके। बिल्कुल, वरना तो मसला हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि चिल्ड्रन ऑफ कोर्स आर कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी, मगर वो बिकॉज दे आर अब्रॉड वो कुछ दे गेट सो कैरिड अवे कि वो हर चीज में दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट माइट हैपन। तो अब वो यू नो दे दे स्टार्ट पुटिंग डाउन थिंग्स कि ये भी सेफ्टी होनी चाहिए, ये भी सेफ्टी होनी चाहिए। सो देन यू जस्ट फील कि भाई अपना आपका व्यू कोई सुनने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड कि थिंग्स आर बैड। सो आई डोंट नो वेदर one should just give in and say okay, they are concerned and they're doing it for your welfare, but at the same time you feel कि थोड़ी बहुत मुझे भी तो फ्रीडम होनी चाहिए ऑफ what I can do or what I can't do. So I'm नहीं, सारी फ्रीडम आप ही की होनी चाहिए। सवाल ये है कि वो जो सेफ्टी के लिए जो मेजर्स लेना चाहते हैं उससे आपकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है। नहीं कि वो सिक्योरिटी कैमरास भी लगवा ले, ये भी लगवा ले। तो उन सेकेंड लगवा लें, वो क्या मसला है? सिक्योरिटी कैमरास लगवा के आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारें जिस तरह गुजार रही हैं। उसमें आपको रुकावट क्या पैदा होगी? नहीं वो तो सही है, बट यू नो कि सिक्योरिटी कंपनी को बुला ले कि यहाँ पे भी एक सायरन लग जाए अगर कुछ हो जाए, तो यू नो इट लुक्स एज इफ पता नहीं आप किसी पता नहीं कौन सी नहीं, नहीं, बैकवर्ड वो कंट्री जो में कुछ है। भी कह रहे हैं, आप इसको थोड़े ठंडे दिल से सोचिए ना। यानी ये बात कि अगर हम अपना इस तरह का कोई अरेंजमेंट कर लें कि जिसके नतीजे में एक अलार्म सिस्टम पैदा हो जाए कि अगर कोई खुदा न खास्ता इंट्रूडर आया है तो ही शुड द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग शुड बी अलार्म्ड।
तो इसमें आपको क्या कंसर्न है? आपने अपना कंसर्न बताया, यानी हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? व्हाट हाउ विल इट हिंडर योर फ्रीडम? Yeah, like आप अकेली हैं, we should have somebody. नहीं, ये तो कंसर्न है ना वो उनका। आपसे I मैं ये know, पूछ रहा but हूँ कि आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं लेट्स वो से वो ये आप फरमा सही कह लीजिए रहे पहले। हैं। नहीं नहीं, आप बताइए, ठीक है। मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो ये सिक्योरिटी कैमरास, सिक्योरिटी सिस्टम को लगवा लेते हैं और इसका आपके ऊपर ना फाइनेंशियल बर्डन आता है, ना आपकी मूवमेंट की कोई इम्पैक्ट आता है, आपकी मूवमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, आपके ख्याल में क्या होगा? हाउ विल नहीं इट नहीं, अफेक्ट वो यू? सही है। नहीं चाहिए, but I don't want them to be spending money. I यू just डोंट feel वांट इट, बट दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट, सो लेट देम स्पेंड मनी। and and the आई other मीन thing is वो like तो मोहब्बत है, इसमें तो ऐसी सही कोई है भाई बात नहीं। साहब। इसमें इतना नहीं फ्रेट लाइक करने की क्या ज़रूरत होगी? यानी व्हाई आर यू सो नहीं बॉदर्ड बाय दैट? आपने अपने अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उनका इसरार है कि ये करना है, तो कर लेने दें, उनकी खुशी है इसमें, कर चले लेने दें। वो सही है। लाइक दे से नहीं, यू कांट बी अलोन, देयर शुड बी सम वुमन। अब वो उठा के दे गॉट अ वुमन एंड शी इज ड्राइविंग मी क्रेजी, यू नो, फॉलोइंग मी। आई सेड प्लीज, खुदा ना खास्ता, आई एम नॉट एन इनवैलिड। अब यू नो वो सिक्योरिटी, सो इट आई जस्ट फील दैट आई डोंट नो, आई This I can understand एम if this lady who's just come in, या and if she's hindering your freedom, just turn her out. Tell her that I don't need you. वो इस सब शी ये फॉलोज एंड आई सेड नहीं, जस्ट नहीं, कैन वो ठीक प्लीज है। मुझे छोड़ दे। नहीं, मैं आपकी Now, बात if I समझ गया हूँ। आप अगर if I देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। वो अब शी सपोज्ड टू कम एट नाइट एंड शी आई सेड यू कांट स्लीप इन माय रूम, यू कांट, आप प्लीज मुझे फॉलो ना करें, प्लीज डोंट होल्ड माय हैंड, यू नो। वो होता है पे इंसान अपने आप को समझता है इनकैपेसिटेटेड। आई सेड खुदा ना खास्ता, आई एम फाइन, प्लीज लीव मी अलोन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू नो व्हेन यू फील के you're being, instead of being helped, you are burdened. तो अब नहीं नहीं, वो कुछ हो जाए, सपोज समथिंग हैपेंस, और सपोज तो इंसान मर ही जाएगा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, इट्स जस्ट नहीं, नहीं, मैं एक्सप्लेन हो गया। आई नो व्हाट यू सेइंग, बट देखिए, 2 आपने मिसालें दी हैं। एक की मुझे समझ में नहीं आई कि वो आपको कैसे हिंडर करेगा, एक की मुझे समझ में आती है। अगर अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको फ़ारिग कर दें। यानी इसमें ओ क्या माय प्रॉब्लम है? गॉड, गॉड देयर बी अ क्राइसिस, आई मीन उनको अगर पता लगा कि नहीं, उनसे कहीं मेरी फ्रीडम हिंडर हो रही थी, इसलिए मैंने निकाल दिया, खत्म हो गई बात। इसके बाद क्राइसिस होता है तो होने दें। यानी ये जो सिचुएशन है, इसमें क्राइसिस का क्या मतलब है? आपका ख्याल में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? they, they'll get upset that we are So, away and something I mean, happens at to this time you. you are getting upset, so they share your upsetting a bit with them, that some things I can agree with without any problem, and some things I don't agree with. So, and this is my life. आई मीन, इसका तो कोई हल नहीं है। देखिए, या उनकी अपसेट होना का बर्दाश्त कर ले थोड़ी देर के लिए। योर इंटेंशन इज नॉट टू अपसेट देम, फॉर श्योर, आई नो दैट। लेकिन द थिंग इज दैट इफ समथिंग इज अपसेटिंग यू, उसके बारे में तो आपने No, कुछ do you realize we care for you? We are not there. Okay, fine, fine. I'm fine. नहीं। I don't want to fight, and वो एक emotional देखें, blackmail नहीं होता। नहीं, नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल वो तो उनका हक है, वो करें। असल में ये आपका फ़र्ज़ है कि आप ना हो। अगर आपने उनकी अपसेट होने को पसंद नहीं किया और आप ये समझती हैं कि मुझे इस पे रिलेंट करना चाहिए, तो फिर इसकी शिकायत ख़त्म कर दें। 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास। या तो ये करें कि ये मान लें कि अब ये है और इसका आइंदा कभी ज़िक्र ना करें, किसी सेशन में, किसी फ़ोरम पे ज़िक्र ना करें। इसको मान लें कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर माय चिल्ड्रन, लेट्स से। ठीक है? और या फिर उनको कह दें कि नहीं रखना मैंने, अपसेट होती है तो हो जाएँ। भई किसी जगह पे तो यू सी व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर नॉट सैटिस्फाइड ईदर वेज़। दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि आपने क्या करना है। I don't want to hurt them, but I देन डोंट हर्ट देम।
hurt yourself, keep on hurting yourself, fine, I don't have a problem with that. एक चीज तो ये समझ लेना, आपने कहा कि I don't want to hurt them, this will hurt you, your freedom, no problem, I'll take it upon myself. ये फिर फैसला कर ले और इसका जिक्र करना अपने आप से बंद कर दें, अपने आप से, दूसरों से नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ये असल में इस चीज की है कि मैंने किसी भी कहानी, किसी भी नैरेटिव को अपने लिए सेटिस्फैक्टरी नैरेटिव नहीं बनने देना। ये बनने देना पड़ेगा, ये मसला है। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलना है। क्या कोई हर्ट हो जाएगा या मैं हर्ट हो जाऊंगा। मैं कुछ जगहों पर अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता हूं तो फिर उसका वावेला नहीं करता रहता हूं कि देखो वो मेरी बात नहीं सुन रहा है या वो क्या कर रहा है। छोड़ दें फिर इसको। मैंने फिर उसको हर्ट ना होने देने के लिए मैंने ये बर्दाश्त कर लिया। और अगर आपने नहीं करना बर्दाश्त तो फिर उनको हर्ट होने दें, वो ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। Sorry, I know I keep saying the same thing. I'm so sorry. It's just that No, you don't need to be sorry. You are going through a difficult time. But इसका इसका एक हल है ना, जो फैसला करना है उसको सोच समझ के कर लें कि I don't want to hurt my children, therefore I'm going to suffer this, go through this suffering. और फिर उसके ऊपर बात ही ना करें। और अगर ये नहीं करना है तो फिर थोड़ा सा उनको कह दें कि भाई यू माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इससे ज़्यादा मैं इजाज़त नहीं दूंगी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए अपसेट होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। क्राइसिस क्या हो जाएगा, मतलब क्राइसिस क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होगा? crisis के हम we are sitting in America. हम तो उनसे घर कहें आ कुछ जाएं हो वापस। गया, हम आई एम भाग नॉट आए। आस्किंग यू टू सिट देयर, वो वापस आ जाए ना, Yeah, इधर आ जाए। I know. I know, I know. It is difficult, but they're doing it out of love, so I should understand it. But it's it's just this woman's. तो I look at her and she suffocates me, and I said, "Oh my God, please, Celia." सो आप इसको इस तरह से लें, ये सफोकेशन आप इस तरीके से बर्दाश्त करें कि ये मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ये सफोकेशन बर्दाश्त कर रही हूँ। इसके बाद इसका जिक्र करना अपने आप से भी छोड़ दें। ये फैसला है मेरा। जिंदगी में मैंने बहुत सारे फैसले किए हैं जिससे मैंने आई फेल्ट सफोकेटेड, बट आई फेल्ट दैट दिस इज द थिंग दैट आई नीड टू डू एट दिस टाइम फॉर माय चिल्ड्रन और माय फैमिली और माय पेरेंट्स व्हाटएवर, बट देन आई वोंट इवन डिस्कस अबाउट देम। क्यों करूंगा? Yes, yes, yes. Sorry, I'm so No, you repetitious don't that need to be I sorry. mean. Sorry about what? सॉरी की नहीं, I कोई जरूरत just, नहीं है। she was standing here just now and I said, "Acha, please, I'm dying. Anyway, thank you very much. I get your point. Whatever it is, sometimes you have to be strong enough to decide and then say, okay, somebody will be upset. Okay. आपका ये बिलीफ है, इसको ट्राई आउट करने का सोचिएगा कि क्राइसिस हो जाएगा। ये जो क्राइसिस का वर्ड है ना, हमारा क्राइसिस, क्या अमेरिका में बगावत हो जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, थिंग विल हैपन एंड देन थिंग विल नॉर्मलाइज। थोड़ा सा गुस्सा चढ़ेगा, थोड़ी सी बात होगी, आप अगर इस चीज़ पर स्टैंड ले लेंगी तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी फिर कि ठीक है, नहीं मानती माँ, नहीं मानती। अच्छा, और अगर आप नहीं करना चाहती हैं ये तो ना करें। फिर इसको अपने आप से, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे जिक्र ना करें, मैं कह रहा हूँ अपने आप से जिक्र ना करें। दिस इज गोइंग टू क्रिएट कंप्लेंट्स इनसाइड यू विच इज नॉट गुड। Yeah, I'm saying it. Thank you so much. I understand. Thank you. Thank you very much, myself. Sorry for this whole. नहीं नहीं, It's just okay. Thanks a lot. मोहित साहब, अगर एक मैं क्विक कमेंट ऐड करूं टू व्हाट यू जस्ट सेड फॉर आफिया। एक तो ये कि पार्ट 117A जो मोहित साहब का है, इसी वीडियो सीरीज का है ना, उसमें टेक्निक है ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन की। आई थिंक इफ यू वॉच इट अगेन वो आपको खासा कंफर्ट भी देगा अभी। दूसरा ये कि वन ऑफ द बेस लाइन अजम्पशंस जो एनएलपी में खास तौर पे सिखाई जाती है, उसको कहती है प्रीसपोजिशन है। वो ये होती है कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, फॉर देयर ओन स्टेट ऑफ माइंड।
ये अभी जो मोहित साहब ने बात की, ये उसी को कहने का एक ज़रा-सा डिफरेंट तरीका है। और ये सुनने में जितनी सिंपल और ऑब्वियस लगती है, ये ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने में उतनी मुश्किल होती है, और ये ख़ास तौर पे पेरेंट्स और औलाद के मामले में, कि जब वो पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे आप, जैसे एज़ अ सन आई कैन पर्सनली से, कि आप ज़िंदगी में एक बड़ी प्रायोरिटी होती है कि आपके पेरेंट्स खुश रहें। ना सिर्फ ये कि आपसे खुश रहें, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। बट व्हेन यू सी देम डूइंग थिंग्स जो आपको नज़र आ रहा है कि आर इज़ कॉज़िंग देम पेन, और उस पे आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज द वे दे आर डूइंग समथिंग और द वे दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो फिर आपको इवेंचुअली एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज पार्ट ऑफ द रिस्पेक्ट यू हैव टू शो देम, और यही मामला बच्चों के लिए भी चला जाता है। तो अगर कोई अपसेट होने वाले काम कर रहा है और किए चले जा रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको आएंगे। वो अगर हमारे लव्ड वन है, तो हमारी कोशिश होगी कि उनको हम प्रोटेक्ट करें, लेकिन मे बी ये उनके जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी ये उनके पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड एज वेल, कि जिस भी एज में आज हमें हमारे बच्चों ने कल इस एज में आना है, तो दे हैव टू गो थ्रू दैट, एंड दे हैव टू सी अस गो थ्रू दैट एंड हैव दोस कन्वर्सेशंस विद अस, ताकि वो जब हमारी एज में आए, तो दे कैन मे बी बिहेव इवन बेटर देन वी आर मैनेजिंग। तो वो जितने ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स उसमें आप डेप्थ क्रिएट करेंगे, सडनली आप रिलैक्स फील भी करना शुरू कर देंगे। आपके लिए उसके जो इंटेंसिटी है, वो सडनली डिफ्यूज भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी, माय प्लेजर। जी, रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो लास्ट वीक का था फ़ायदा और नुकसान की टेक्निक, उसमें से एक सवाल है मेरा जी। कि जो मेरा बिहेवियर जब कोई मामला होता है उसमें अपने आप को देख सकते हैं, तो अब ये हुआ है कि अपना आप नज़र आ रहा है और अपने आप को देख रहे हैं। तो वो बिहेवियर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके फ़ायदे तो मैं लिख पा रही हूँ, लेकिन उसके नुकसानात नहीं लिख पा रही। जैसे आपने कहा जर्नलिंग करें और उसके नुकसानात भी लिखें, फ़ायदे और नुकसान की टेक्निक में। तो मुझे अभी तक उसके नुकसानात लिखने समझ नहीं आई कि नहीं, मतलब वो नहीं, तो नहीं। प्रैक्टिकल ये में आपका जाता है, फिर मुझे पता चलता है कि इसका नुकसान आपका क्या है। जो मैं बात समझा हूँ, उसको मैं रिपीट करता हूँ। ये बताइए, आप ये फरमा रही हैं कि आपने कुछ चीज़ें कॉन्शियसली जो अडॉप्ट की हैं, आप उसकी कॉस्ट बेनिफिट कर रही हैं। ये कह रही हैं आप? अ, मैं ये कह रही हूँ कि कोई मामला पेश आता है उसमें अपना बिहेवियर मुझे नज़र आना शुरू हुआ है। एक होता है राइट, ना कोई सिनेरियो है उसमें हम अपने आप को नहीं दिख पा रहे थे, हम तो सामने वाले को देख रहे होते हैं। हुँ, लेकिन अब थोड़ा शऊर या आ गई से ये हुआ कि मुझे अपना चेहरा नज़र आना शुरू हुआ। ठीक है, तो उसमें मुझे अपना बिहेवियर समझ आया कि यहाँ मेरी गलती थी या ये मेरा बिहेवियर था। ठीक। लेकिन ये जो लास्ट वीक की टेक्निक थी, उसमें मैंने जैसे सोचा या लिखना शुरू किया तो फ़ायदा तो मुझे नज़र आया लेकिन नुकसान लिखना नहीं आया, यानी वो प्रैक्टिकल में आएगा तो फिर नुकसान पता चलते हैं, पहले से मैं कैसे उसको लिख लूँ? आम तौर पर ये जितनी भी टेक्निक्स हैं जी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के हवाले से हैं, ये बिहेवियर्स के हवाले से नहीं हैं। आपके पीछे बिहेवियर के पीछे जो है ना, असम्पशन्स जो चल रही हैं, उनके हवाले से हैं। यानी आपने ऐसा जो किया, जिसको कि आपने देखा है कि मैंने ये किया था, जिसके बारे में मैं कॉन्शियस हो गई हूँ। तो ऐसा क्यों किया? ये जो क्यों किया था, बिकॉज़ यू हेल्ड अ सर्टेन बिलीफ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना, उस बिलीफ को मानने की कुछ कॉस्ट्स और कुछ बेनिफिट्स हैं। यानी वो बिलीफ के होने से कुछ कॉस्ट्स और कुछ बेनिफिट्स हो रही हैं मुझे। मिसाल के तौर पर ये बात कि यू नो, इफ आई एम नॉट प्रीऑक्यूपाइड विद माय वरीज़, तो उसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाएँगी। आई शुड ऑलवेज़ बी थिंकिंग अबाउट देम। अगर ये सिचुएशन है, तो इसकी कुछ कॉस्ट्स हैं जो मेरे ऊपर अब आती हैं। कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि मैं अपनी जब वरीज़ एक्चुअली नमूदार होती हैं, उनके लिए तैयार हो जाता हूँ। वक़्त से पहले थोड़ा-सा तैयार होता हूँ। लेकिन ये बेनिफिट तो है इस तरह का। तो वो आपका बिहेवियर नहीं है यहाँ पर ज़ेर बहस। वो बिहेवियर के पीछे की जो असम्पशन्स हैं, वो जनरली वो ज़ेर बहस हैं। बात वाज़ेह हो सकी जी ये? जी, जी। सर आपने अभी जैसे बेनिफिट गिनवाया ना तो उसका नुकसान क्या होगा?
इसका कि हर वक़्त मैं प्रीऑक्यूपाइड रहता हूँ जी, अपनी जी। परेशानी, यानी उसके जी, नतीजे जो में मैं ये एग्ज़ाम्पल जो दिया आपने उसका। उसमें मैं प्रेज़ेंट नहीं रह नहीं सकता मैं। इफ़ आई एम ऑलवेज़ थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैपन, तो मैं जो इस वक़्त की ज़रूरतें हैं, उनको पूरी नहीं कर पाऊँगा पूरी तरह से। यानी मेरे दिमाग पर अगर कोई भी चीज़ हावी हो जाए और मुझे ओवरवेल्म करने लग पड़े, तो मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, वो इम्पैक्ट करेगी वो चीज़। मैं उन चीज़ों के बारे में कि जो मटीरियलाइज़ नहीं हो रहीं, उनके बारे में भी अलर्ट होने की वजह से उनको कई दफ़ा ख़राब कर दूँगा। क्योंकि आई एम अ पार्टिसिपेंट इन द क्रिएशन ऑफ अ सिचुएशन। जब मैं इसके लिए तैयार होऊँगा ना हर वक़्त कि ये बंदे ने आके बदतमीज़ी करनी है, तो मैं पहले से उस तरह की डिफेंसिवनेस के साथ, चाहे वो मेरी आँखों में हो, चाहे वो मेरी बॉडी लैंग्वेज में हो, मैं उस डिफेंसिवनेस के साथ उसको मिलूँगा कि अगर उसने नहीं भी करना होगा तो शायद वो कर बैठे। यानी ये माज़ी के इसके तजुर्बात से जो जी, जी। राइट, माज़ी उसकी के वजह से ये हो तजुर्बात जाता है। जो हमसे होते हैं, उसकी तो वजह से हो उसमें जाता है ये ये। गौर करना है कि बिलीव ये है, तो इसके मतलब मुझे नुकसानात लिखने नहीं आ रहे थे इस वजह से। बिलीव्स के भी ये कुछ समझ आई जी कि नुकसानात क्या क्या हैं? नुकसानात हैं? जी। जी, जी। उसके आप बाद इस सही तरीके से सुनी भी हाँ, नहीं और पहले से ही सोच लिया कि ये फिर से यही करेगा। प्रीएम्प्ट कर देंगे आप कई दफ़ा। आप वो जो है ना, जो आपके ख़्याल में ये जो बंदा जा रहा है जिस तरफ, ये तो इस तरफ चली जाएगी बात। उसमें आपने एक झगड़ा जो नहीं होना था उसका आगाज़ कर देंगे कई दफ़ा। सही। ये इसलिए बिकॉज़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, प्रेज़ेंट में नहीं हैं आप। आप असल में उसको प्लान करके बैठे हुए हैं कि ये तो असल में इधर लेके जा सकता है और मुझे उसको सेफ़गार्ड करना है। तो वो जो एक्चुअली हो रहा है, मैं उसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और वो सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ जिससे मैं खुद डर रहा होता हूँ या जिससे बारे में मैं खुद चाहता हूँ कि ना हो। ये ये साइकिल चल रही होती है, ठीक है? हुँ, हुँ। सही यही होता है। नहीं और चाह रहे इसकी होते लेकिन मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये तो सही बात एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ये सिचुएशन ये वही है जिसको पिग्मेलियन इफ़ेक्ट, जब मैं ये करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस दूसरों तक कम्युनिकेट हो रही होती हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे और वो हो जाता है फिर उसके नतीजे में जिसको मैं अवॉइड करना चाह रहा होता हूँ उस सिचुएशन को, वो खुद कर बैठता हूँ। है। सही। जैसे रिलेशनशिप है उसमें इन्वेस्ट करने का जैसे अब अभी मेरा फ़ोकस है कि अच्छा हो। जितना ज़्यादा मैं उस पे फ़ोकस कर रही हूँ, तो उतना कुछ ना कुछ खराबी हो ही जाती है और नॉर्मलाइज़ रहते तो सही चल रहा होता है सब। हाँ, एग्ज़ैक्टली। यानी व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू, आपने अपनी ज़ात में देखिए, ये जो पूरी की पूरी है ना, मेरा जो नुक्ता नज़र है वो मैं आपसे फिर से अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि आप अगर ठीक हो गए हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट्स भी ठीक होंगी, ठीक है? आप यू डोंट नीड टू वियर अ मास्क फॉर योर रिलेशनशिप। लेट्स से आई एम एन एम्पैथिक लिसनर, मैंने अपने आप को एक एम्पैथिक लिसनर डेवलप करना है, तो मैं अगर एक टीचर हूँ, तो एक एम्पैथिक टीचर भी बन जाऊँगा, एक प्रेज़ेंटर हूँ, तो एम्पैथिक प्रेज़ेंटर ही एम्पैथिक पेरेंट ही बन जाऊँगा। ये मेरी ज़िंदगी एज़ अ होल चेंज होगी फिर, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि नहीं, इस जगह पे मैंने ये काम करना है, तो वो एक नौइयत का मास्क होना शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा होना है। ये है जिसको मैंने टारगेट करना है। दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन आई विल बी, और उसके नतीजे में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा होना है। हुँ, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है? you're welcome। ये जो वीडियो है ना, उसमें उसके नीचे मोई साहब ने डिस्क्रिप्शन में खासा डिटेल में ये सारा मेंशन किया होता है। तो बहन को अगर देखना हो तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आई थिंक ये 119 ए थी। तो उसमें जो कॉस्ट है वो इमोशनल, फिजिकल, रिलेशनल, स्पिरिचुअल क्या-क्या हो सकती हैं, वो उसमें बड़े अच्छे से मेंशन भी है ऑलरेडी। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि किसी और को भी काम आ जाए। एक और रिक्वेस्ट सबसे ये है कि एक वक्त में एक क्वेश्चन या एक कमेंट करें, ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। आप दोबारा हैंड रेस करके दोबारा क्यू में आ जाएं। इससे होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तशफ़ी ज़रूर करें, जो जिस कमेंट पे भी डिस्कशन हो रहा है पूरे मोहित साहब से फीडबैक लें, लेकिन वन एट अ टाइम करके चलेंगे तो ज़रा तेज़-तेज़ चलेंगे हम आगे। जी, अदनान आप प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए।
जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं जिस बात से डर रहा था आपने मेरे कमेंट से जस्ट पहले ही वो बात कर दी। अब मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है और मैं बात कभी भी सही से नहीं कर पाता। कोई प्रीएम्प्ट ऐसे कर लिया वो मैंने। मिल सकते कोई ऐसा मिल सकता है कि कोई 5-6 सेशंस बाद आ रहा है तो वो 2 बातों पे बात और कर सके? ऐसे ही कोई वो पैकेज मिल सकता है कोई? क्योंकि मैं 2 बातों अगर पे वो बात अगर वो 5-6 सेशंस के बाद आ रहे तो उस पर फाइन होना चाहिए। बस सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं, नहीं, टाइम अल्लाह की ताला वो खैर आफियत रखे जी, आप सब खैरियत हाँ से। जी। अच्छा चलिए मैं एक तो वाकया सुनाता हूँ, दूसरे की बारी आई तो कर लेंगे। एक तो एक करंट टॉपिक से रिलेटेड मेरे एक लाइफ का वाकया, जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो अम, मेरी जब मतलब हायरिंग हुई, वो एक प्राइवेट पाकिस्तान में कंपनी थी, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे हायर किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह आप पर हम आपको सैलरी के ऊपर हायर कर रहे हैं और हम आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे, तो होपफुली हम इसको रेज़ कर देंगे। अब ज़ाहिर है मेरे एंगल से, जैसे हर कोई अपने एंगल से तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा होता है, तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो 3 महीने गुज़रे, 5-4 से 6 मंथ्स गुज़र गए, तो अब वो सैलरी रेज़ नहीं हो रही थी और मेरे लिए वो फर्स्ट जॉब थी और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था। तो अब मेरे ऊपर ये था कि मैं बात करूँ, मगर वो बात करूँगा तो क्या होगा, कहीं ये बुरा तो नहीं मना जाएँगे, ये सारी थॉट्स थी। फिर मैंने उसको थोड़ा-सा प्रॉपर्ली स्केड्यूल किया, क्योंकि ये फ़ियर तो था कि ऐसे ही कोई फिर नेगेटिव एक ना क्रिएट हो जाए, फिर कुछ हफ़्ते जो हैं वो उससे गुज़रना पड़े। तो मैंने, जो मेरे हायरिंग मैनेजर थे वो मेरे एक्चुअल मैनेजर भी थे, तो उनसे मैंने बात की कि मैं आपसे क्या आपके घर पर आकर मिल सकता हूँ? ये मैंने सोचा कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे इसको थोड़ा सॉफ्टन किया जाए, और मैं अपने पॉइंट्स सारे लिख कर गया और सारा कुछ। और दिमाग में मेरा यही था कि पता नहीं शायद हो जाए ना हो, लेकिन मैं बात तो करूँ एटलीस्ट। तो मैं उनके घर में गया, अपने पॉइंट्स की मैंने ये किया है देखें, और आपने ये शुरू में कहा था। अभी उन्होंने मेरी तसल्ली से 4-5 मिनट बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे भाई, जब तक बच्चा रोए ना तो अम्मा भी दूध नहीं देती हैं। अब मेरी तो कंपनी है नहीं और मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम मेरे से बात करो और मैं तुम्हारी सैलरी रेज़ करूँ। तुम कहते नहीं थे, मैं ओनर्स को कह नहीं सकता था कि इसने कहा नहीं है, वो कहते तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हुई है। क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइज़ सेटअप नहीं था कि जी जिसमें आपको पता है कोई करियर पाथ हो। तो जैसे कोई सा वाक़या था, इस तरह होता है एक्चुअली, और मेरे साथ ये एक बार नहीं और भी मल्टीपल वाक़यात हैं कि जब मेरी असम्पशन कुछ और थी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जैसे आप बात कर रहे हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो फिर मैं पहले से सोच ले लिया किया कि अच्छा इसमें भी थोड़ा एहतियात क्या बरती जा सकती है। जैसे इस मिसाल में भी आपको हुँ। मैंने बताया कि जब ये पता हो कि इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी प्रिपरेशन के साथ उस गुफ्तगू में एंटर होते हैं। तो उसमें नॉट ऑलवेज़, लेकिन कई दफ़ा फ़ायदा भी हुआ। यानी कई दफ़ा जो आप डर रहे होते हैं उस डर से वो डर वैसा नहीं भी होता। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दैट्स बस क्वाइट एक ये राइट, वाक़या, या बाकी एक और थॉट है, वो फिर मैं कल दोबारा हैंड रेज़ कर देता हूँ, बाद में आ जाता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। नाइस। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने फरमाई है। आम तौर पर हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इस तरह की बातें कर तो बहुत देते हैं, और एम्प्लॉयर्स के अंदर ये आम तौर पर ये थोड़ी-सी झिझक होती है, और एम्प्लॉयी जो है उस एम्प्लॉइज़ के अंदर झिझक होती है, और एम्प्लॉयर वाज़ेह नहीं करता कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी कैसे। यानी ना तो मुझे पता चलता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगी। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ माय बॉस समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फैक्ट। और वो अगर नहीं दे रहा है, और एंड देन अगेन जिस तरह उसने बताया कि वो तो ऊपर से जब तक अप्रूवल नहीं आएगी उस वक़्त तक मैं कर नहीं सकता हूँ। आई थिंक इसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको हमें तो कम से कम इस तरफ जाना चाहिए कि अपने आप को इस जगह पे खड़ा करें, ताकि हम चीज़ों को जितना सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिव बना सकें, तो वो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बात करनी कैसे है। जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो टेक्नीक आपने कल शेयर की, मैंने उसको मतलब एक्सपेरिमेंट किया और उसको जर्नल भी किया, और जो बिलीफ मैंने लिखा था उससे मतलब वैसा नहीं हुआ। मतलब मुझे 70% एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा, मैं बात करूँगी तो द अदर पर्सन विल लैश आउट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द अदर पर्सन वाज़ काम और उन्होंने मेरी बात सुन ली बड़े आराम से। तो अब मुझे मतलब
उस बिलीफ को अपडेट करना है ना? हुँ। तो लेकिन यू नो व्हाट माय माइंड इज़ सेइंग? माय माइंड इज़ सेइंग ये तुम्हारा तुक्का लगा है, ठीक है? असल में ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। तो तो मतलब ये बस एक बार ऐसे हुआ है। राइट। तो अब इसका क्या किया जाए? नहीं, इसको बार-बार करना है। इसीलिए अली ने भी ये बात मेंशन की, मैंने भी गुज़ारिश की कि ये एक्सपेरिमेंट एक नहीं करना है और ये एक ऑडियंस के साथ भी नहीं करना है, ठीक है? आपने इस नौइयत के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, उनको थोड़ा फैला के करना है और चीज़ों में जिस चीज़ के ऊपर बहुत फ़ोकस करना है, वो ये है कि मेरी तरफ से इस एक्सपेरिमेंट में जो इनपुट है, वो अच्छा हो, वो रिएक्शन रिएक्शन को पुल ना कर रहा हो। अगले की तरफ से एक रिएक्टिव मोड में आ जाए अगला। मैंने अच्छी तरह बात करनी है एंड लेट्स सी। असल मसला तो ये है ना कि मैं अगर किसी को अच्छा फीडबैक दे दूँ या बुरा फीडबैक दे दूँ, तो फिर क्या होगा? वो बुरा फीडबैक देने का मतलब ये तो नहीं कि दूसरे के मुँह पे चांटा ही मार दूँ मैं। आई हैव टू बी केयरफुल विद माय वर्ड्स। अगला भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं। मैंने उनका ख्याल रखते हुए एक करेक्टिव अच्छा फीडबैक देना है, ऑनेस्टी के साथ देना है और अगर मैं देता हूँ तो क्या होता है? जो मेरी असम्पशन है वो एक एक्सपेरिमेंट से नहीं ख़त्म होगी, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट ने उसमें डेंट डाला है और डेंट डाल के साथ ही आपके हमारे दिमाग ने एक बहुत बड़ा डिफेंस दे दिया कि ये तो तुक्का लग गया है। दिमाग कह रहे हैं कि नहीं, उसी बिलीफ पे खड़े रहो, जो तुम्हारा ओरिजिनल बिलीफ है ना, उससे हिलना नहीं, ये तो एक तुक्का लग गया है। और इस तरह के तुक्के पहले भी लगते रहे हैं लेकिन नोटिस नहीं करने दिया दिमाग ने। तो उसको बाकायदा मतलब रेगुलरली राइट, आप उस जर्नल उस उन करते असम्पशन्स रहें, को आपको फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हिलाना है। राइट, वो हिल जाएंगी। अगर आप उनको टेस्ट करने लग पड़े हैं तो वो हिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें दूसरों के यहाँ नोटिस करने लग पड़े कि वो क्या करते हैं, उन्होंने जब ये किया तो दूसरे ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, हाउ डिड इट गो, ठीक है? और कई दफ़ा ये होगा कि एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स आया लेकिन साथ ही बैठ के। ये जो अभी राफ़िया ने बात की है, यानी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बहुत अपसेट हो जाएँ और फिर मामलात 2 दिन के बाद ठीक हो जाएँ। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है? ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना भी पड़ेगा, अपना रोल को भी देखना है कि मेरी तरफ से ठीक रोल होना चाहिए। ये जो अभी अदनान ने बात की है ना जी, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बात इस तरह की जाए तैयारी करके कि दूसरे के पास चांस ऑफ रिटेलिएशन कम हो, कि वो इसको गलत समझेगा। आप अच्छी तरह से बात कर दें, इसके बाद देखते हैं। नहीं, वो तो मैं अपनी तरफ से जब बात की तो उसको लाइक प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके हुँ, बहुत लाइक मेरे एंड से तो बहुत कामली मैंने बात की। तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो जो है ना अपने एंड पे वर्क करके बात की थी, तो उसका रिज़ल्ट भी ख़ैर अच्छा निकला। बट यू आर सेइंग कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसको बार-बार करना है और बार-बार करना उसको पड़ेगा जी। जर्नल करना है। ये ठीक है। ये बिलीफ जो है ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बना हुआ है। तो इस तरह समझ लें कि इट टेक्स, जब हम आईटीसी करते हैं ना, आमतौर पे लोगों को मैं बताता हूँ कि इट टेक्स, अगर कभी कोई पूछे कि इस ये अजम्पशंस और ये जो बिलीफ्स हैं इनको ओवरकम करने में, ओवरटर्न करने में कितना टाइम लगता है, तो इट कैन टेक अप टू 6 मंथ्स कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। इट कैन टेक अप टू 6 ठीक है। मंथ्स। चलिए सही है। थैंक यू। यू आर वेलकम। जी, हम आखिरी 10 मिनट्स में एंटर हो गए। शबाना प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अ, जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए जो आज हम टेक्निक कर रहे थे, तो उसमें जो मैंने जर्नलिंग की थी, उसमें थोड़ी-सी बस आपसे उसमें रहनुमाई मिल जाए तो बेहतर है। जैसे मैंने इस पे की थी कि जुमे को क्या हुआ था और मैंने क्या टेस्ट किया, जब मैंने हाइपोथेटिकली किया लेकिन वो हुआ था एक्चुअली, तो मुझे लगा इससे मेरा बिलीफ इरेशनल बिलीफ थोड़ा हिला है। मैंने जब की ये जर्नलिंग, जो कल मेरे पास वीडियो आई, मैंने लिखा बिलीफ बीइंग टेस्टेड, थिंग्स आर awful, terrible, horrible and catastrophic when things are not going how I want them to go। फिर मैंने लिखी prediction, मैंने लिखा 80% chances are there if things won't go the way I wanted them to go, things will be terrible। There are 90% chances that I will get exhausted and I will not able to complete the assignment which I have planned to do it। ये मैंने लिखी prediction। फिर मैंने लिखा experiment का, यानी एक्सपेरिमेंट प्लान नहीं लिखा लेकिन जो वाकया हुआ वो मैंने लिखा, व्हाट हैपेंड। मैंने जुमे का दिन अपने वीकली प्लानिंग में रखा होता है कि अपनी ग्रूमिंग, अपनी वीकली रिफ्लेक्शन
और वीकली प्लानिंग और सूरह कहफ, पूरा दिन मी टाइम होता है। तो मेरी छोटी बेटी आई और वो 2 हफ्ते की छुट्टी खत्म होने का उस दिन लास्ट दिन था, कहती है मम्मा मेरा कमरा साफ करना है, मेरी हेल्प करना है। मैंने कहा बेटे मैं 2 हफ्ते से आपसे कह रही हूँ और आपको पता है मेरे प्लान में आज नहीं है। मम्मा प्लीज, ओके। बातचीत करके मैं चली गई। मैंने फिर इसको खुशी से किया, ठीक है। तो मैंने बाद में जब कल इस पे जर्नलिंग कर रही थी तो मैंने ये नोट किया, जो ऑब्जर्वेबल डाटा मैंने लिखा है कि जब मैं खुशी से गई तो मैंने देखा कि दोनों हाउस हेल्पर की कोऑपरेशन पहले की निस्बत बेहतर थी, क्योंकि मैंने उनको आराम से कम्युनिकेट कर दिया, देखिए आज मैंने ये करना तो नहीं था, आपने भी जुमा पढ़ने जाना है भाई, लेकिन मेरी बेटी की छुट्टी, तो उनका कोऑपरेशन बेहतर था। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेबल डाटा क्या हुआ था कि जब काम खत्म हो गया तो मेरी बेटी मेरे पास आई, उसने कहा मम्मा मैं आपके शोल्डर दबा दूं, आप थक गई होंगी, और उसने मुझे चाय भी बना के दी। हुँ, ऑब्जर्वेबल डाटा। तो जब मैंने इसमें रिफ्लेक्शन लिखी तो वो क्या थी? अच्छा, अपडेटेड बिलीफ, सॉरी, पहले अपडेटेड बिलीफ मैंने लिखा है कि प्लान करना बहुत अच्छी बात है। प्लान के मुताबिक काम करने की कोशिश करना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ अनफोर्सीन आ जाए, तो उसको टैकल करना उस सिचुएशन में फिर मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि उसको देखूँ कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? और मैंने देखा कि अच्छा, मेरा विज़न तो ये है कि मेरी बेटी मुझे याद रखे कि मेरी मम्मा बड़ी लविंग, केयरिंग थी, ज़रूरत के वक़्त होती थी, शी वाज़ देयर टू हेल्प मी आउट। ओके, तो ये तो ठीक बात हो गई, चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं गई, लेकिन मेरी बेटी जो है उसका और मेरा एक वो बना है अकाउंट, म्यूचुअल अकाउंट के अंदर हुँ, डिपॉज़िट हो गया, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था उसके अंदर, ठीक है? तो हुँ, मेरा बिलीफ हिला, मैंने कहा अच्छा, मेरा तो प्लान बस यहीं तक था कि मेरा वो हो जाए, सारा प्लानिंग हो जाए और मैं अपना पढ़ाई-लिखाई कर लूँ। तो अल्लाह ताला तो मेरे असली विज़न की तरफ मुझे ले गए। जो मैंने राइट, विज़न बनाया था 6 माह पहले आपके साथ काम करते हुए, कि मैं हुँ, क्या चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे कैसे याद करे। हुँ, मैंने ये लिखा था लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल, पर्पसफुल, गॉड फियरिंग। राइट, तो ये सब हुआ, मेरी बेटी क्लियरली उसने देखा कि अच्छा, मम्मा जो है वो थोड़ी अपसेट हुई, मम्मा थक भी गई, लेकिन उसने उस लम्हे की ज़रूरत के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और फिर उस प्लान के अंदर एडजस्ट किया। थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी हुई, ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं हुआ। मैं थोड़ी-सी 1-2 दफ़ा लफ्ज़ गलत भी बोल दिए, बेटे एक तो आप पहले प्लान नहीं करते। लेकिन ये बस मैंने ये पूछना था कि ये ऐसे आगे प्लान करूँ अगले वीक में कुछ और वाक़यात? इज़ दिस द वे टू गो? या दिस इज़ अ नाइस वन। जो चीज़ इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको शायद आपकी अपनी वजह से जो स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है, इससे जो आपने अभी शेयर किया ना, इससे पता चल रहा है, वो ये कि इस चीज़ के बारे में कि मैंने जो प्लान किया है वो रूनुमा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जी, ट्रस्ट करें अल्लाह ताला ठीक। पे। मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है, यही तो है अल्लाह के वादों का सही फ़हम और उन पर भरोसा करना। जब मैंने अल्लाह पे राइट, भरोसा कर लिया था, तो अब इस लम्हे की ज़रूरत को समझकर मुझे उसको एड्रेस करना था, और बस जहाँ-जहाँ मैंने थोड़ा सही किया, वहाँ-वहाँ अल्लाह की मदद शामिल-ए-हाल हो गई। इंशाल्लाह तो वो हो फ्यूचर के लिए जाएगी मेरी इंशाल्लाह। बिलीफ में हो गया कि मैंने कोशिश पूरी करनी है, तो जो कोशिश पर रखनी है, नतीजा जो भी हो गया उसको एक्सेप्ट करना है। और राइट, सबसे अहम जो मैंने हाइलाइट लाइन करके लिखी वो ये था, आई एम नॉट प्रिजनर ऑफ माय थॉट्स। राइट। अल्लाह ने मुझे आज़ाद बंदी बनाया है, बस अपनी बंदी बनाया है। मैं अपनी हुँ, सोचों की गुलाम नहीं हूँ। ये मेरा कल का सबसे अच्छी टैगलाइन थी। हुँ, बस है। अब जब अभी आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूँगी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, आखिरी 5 मिनट हमने मोई साहब वो सर्कल के लिए रखे होते हैं, तो अब हम वहाँ मूव कर जाते हैं। अदनान, इसके बाद अगर हमें मौका मिला तो हम आपको ज़रूर टाइम दे देंगे इंशाल्लाह, वरना फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जी, ज़फ़र आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। गला थोड़ा ख़राब है, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी कि मैं ये एक्टिविटीज़ के बारे में सामने रख दूँ। तो हमारे सेशन सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्मूथली हो रहे हैं, और पार्टिसिपेशन उसके अंदर बढ़ रही है। कोई नए मेंबर्स जिनको
ये टाइम चाहिए था कि हम ये देख सकें कि ये हमारे लिए सेफ इन्वायरमेंट है जहां हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। तो खुशाइंद बात ये है कि वो नए मेंबर्स इस इजहार के साथ कि हमें अब ये महसूस होता है कि ये एक सेफ इन्वायरमेंट है और हम शेयर कर सकते हैं, तो वो शेयर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। कन्वर्सेशन गाइडलाइंस के ऊपर हमको अप्लाई करते हुए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और नॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले कुछ सेशंस में। और कल का जो हमारा सेशन था उसमें माशाल्लाह 3-4 लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, हमने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बयान किए और ये जो कन्वर्सेशन गाइडलाइंस हैं उनको हमने कैसे अप्लाई किया, कहाँ मुश्किल पेश आई, वो हमने सामने रखी। और बाकी अहबाब की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के ज़रिए हमें रिफ्लेक्शन में भी डाला गया और बहुत नए एस्पेक्ट भी हमारे सामने आए। तो वो दैट वुड बी वंडरफुल कि वो बिल्कुल एक स्मूथली हमारे पास वो चीज़ें चल रही हैं। कल जब हमारी स्टोरीज आई 2-4 लोगों की सामने, तो उसमें बाज़ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन रही क्योंकि स्टोरीज साफ ज़ाहिर हमारी रियल लाइफ से हैं, रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस में मसाइल होते हैं, तो वही चीजें ही बयान कर रहे होते हैं हम। तो उसमें जिन कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गुफ्तगू हुई अच्छी और अच्छी इंसाइट्स दी पार्टिसिपेंट्स ने, वो प्रिंसिपल्स थे, रिलेशनशिप थे, बाउंड्रीज थी, बाउंड्रीज को ड्रा कैसे करना है, उनको मेंटेन कैसे रखना है, इसके ऊपर ओवरऑल गुफ्तगू रही हमारी 1.5 घंटे की। और हम इस ये एहसास भी पैदा हुआ कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये थ्योरेटिकली और अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े वाज़ेह चीज़ है। मतलब हमदर्दी क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, थियरी वाज़ेह है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रिलेशनशिप क्या होते हैं, मेरे ख्याल में हमने ये जाना कि इसमें भी कोई ज़्यादा, मतलब एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि इसमें भी कोई मसला नहीं है। प्रिंसिपल भी वाज़ेह हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं ये भी वाज़ेह हैं। मसला आता है बाउंड्रीज ड्रॉ करने के हवाले से। बाउंड्रीज मैंने ड्रॉ करनी है अपने रिलेशनशिप्स के लिए, और उस बाउंड्रीज ड्रॉ करते हुए जो खौफ होता है, बाउंड्री ड्रॉ करने में जो मसले आते हैं उसके पीछे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ खौफ होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई वाजे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शाइस्ता अंदाज में बाउंड्रीज ड्रॉ कर नहीं पाते। उसके पीछे कुछ डर होते हैं। और ड्रॉ कर भी लें तो एक पॉइंट और भी बताया पार्टिसिपेंट ने कि ड्रॉ कर भी लें तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म के लिए। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि शायद उसके पीछे असल में हमारी सेल्फ अवेयरनेस के मसाइल हैं। मतलब मैं ये ड्रॉ क्यों कर रहा हूं, किस जरूरत के तहत कर रहा हूं, ये वक्ती जरूरत है या असल में मैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर जिंदगी गुजार रहा हूं, उसकी वजह से ये मेरी आंखों के सामने हमेशा रहें। तो वो जितने वाजे होंगे, वो जिंदगी के प्रिंसिपल जिस पे मैंने जिंदगी गुजारनी है, वो जितने वाजे होंगे उनको मेंटेन करना फॉर लॉन्ग टर्म आसान हो जाएगा, और उसको रिविजिट करना भी आसान हो जाएगा, मॉडिफाई करना भी आसान हो जाएगा, और ये साफ है बाउंड्रीज होती रहेंगी ऐसे। तो ये बहुत अहम पॉइंट था, ये आपके सामने ये रखना था कि इसमें आपकी मजीद रहनुमाई भी आ जाए कि प्रिंसिपल्स वादे हैं, रिलेशनशिप्स वादे हैं, बाउंड्रीज तय करने में मसाइल पेश आ रहे हैं जिसके पीछे एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके पीछे खौफ हैं, और उनको लॉन्ग टर्म मेंटेन रखने के हवाले से सेल्फ अवेयरनेस या लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये ओवरऑल था। आखिरी पॉइंट मैं रख देता हूं आज की अपडेट का, उसके बाद आप इसके ऊपर रहनुमाई फरमा दें। तो नॉर्म्स के ऊपर ज्यादा टाइम तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर गुजरा। आखिर में नॉर्म्स के ऊपर एक सजेशन आई 2-3 मेंबर्स की तरफ से कि ये जो हैंड रेस करने की नॉर्म को हम फॉलो करते हैं, इस पे साथ वोटिंग भी, पोल भी हुआ था, तो सारे इसी हक में थे ज्यादातर लोग कि भाई हैंड रेस किया जाए और तरतीब से बात की जाए, क्योस ना पैदा हो उसके अंदर कन्वर्सेशन में एक तरतीब से, और वो उसमें हमें कोई मसला नहीं हुआ और उस तरीके से चल रही हैं गुफ्तगुएं। लेकिन बाज इंटरेस्टिंग पॉइंट आया 1-2 मेंबर्स की तरफ से, जिस पे फिर एक आध मेंबर ने सवाल भी किया
वो क्वेश्चन है कि भाई अगर स्मूथली चीजें चल तो रही हैं, लेकिन मैं हमेशा में हैं, एक दो मेंबर्स ने कहा कि ट्राई करते हैं, हैंड रेज नहीं करते, एक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक दो सेशंस करते हैं कि विदाउट हैंड रेज बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी आ गया एक मेंबर का कि भाई ठीक है, मैं न्यू चीजें ट्राई करने में कोई मसला नहीं है, मैं खुद भी ओपन हूँ, लेकिन इसमें इससे हम चाह क्या रहे हैं? मतलब अगर चीजें स्मूथली चल रही हैं और किसी को मसला भी नहीं है, तो इससे हम क्या चाह रहे हैं? तो इस पे जब सवाल उठा, तो उस पे भी फिर साथ वाले लोगों ने रिफ्लेक्ट किया और तय ये पाया कि भाई हैंड रेज वाला जो कल्चर है वो ठीक है, वो स्मूथ है, तो बस पोल करवा लेते हैं, अगर दोबारा करवाना हुआ तो बाकी इसको ऐसे ही रखेंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये 2 पॉइंट जिसमें आपकी रहनुमाई चाहिए है या इनसाइट चाहिए कि ये रिलेशनशिप प्रिंसिपल, रिलेशनशिप बाउंड्रीज और नॉर्म्स के हवाले से ये जो कुछ सजेशंस आई, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, करने चाहिए हैं या नहीं, ये देखिए, रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज, खास बाउंड्रीज, असल मसला बाउंड्रीज का है। और ये बाउंड्रीज को सेट करने का जो इशू है ना जी, ये जिंदगी में तकरीबन थ्रू आउट योर लाइफ ये बरकरार रहता है। यानी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट बाउंड्रीज, बिकॉज बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप दूसरे को, वही बात, दूसरे को अपसेट करने को रिस्क कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू अंडरटेक दैट रिस्क, तो आपके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दूसरे के लिए बाउंड्रीज सेट करें, और आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको दूसरे की खुशी के साथ कोशिश करते रहेंगे कि मैं किसी तरह से अडेप्ट करता रहूं, और ठीक है गलती हो गई है, क्या करें। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये असल में वही टॉपिक है कि जिसमें कि इंसान की जो साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है ना, वो असल में एट रिस्क आ जाती है व्हेन और ये मुख्तलिफ होती हैं। ये बाउंड्री सेटिंग में ख़ास तौर पे जो मैं आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस बताता हूँ, उसमें ये जनरली थर्ड स्टेज की बात है कि जिसमें बाउंड्रीज सेट की जाती हैं। थर्ड से फोर्थ स्टेज में जब जाते हैं, इफ़ यू आर नॉट एट स्टेज 4, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेट बाउंड्रीज फॉर अदर्स। स्टेज 4 का मतलब ये नहीं है कि अब हमारे यहाँ आइडेंटिटी बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई है और अब हम यानी अपनी अपनी आइडेंटिटी मैंने इस्टेब्लिश कर ली। इट इज़ नॉट बेसिकली सोशली गेन्ड। चूंकि सोशली गेन्ड आइडेंटिटी होती है और दूसरों की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं बाउंड्रीज़ में अडेप्ट करूं और उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया करूं। ये मसला है, ये एक एक डेवलपमेंटल मसला भी है, और इसको यूं समझ लें कि वो इम्यूनिटी टू चेंज का मसला भी है कि जिसके अंदर मेरी अंदर की आइडेंटिटी एट रिस्क आती है। वो जो साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है वो एक तरह से सुइसाइडल हो जाता है उसके लिए, कि मैं अपने बच्चों को कैसे अपसेट कर दूं। तो ये तो मसला हो जाएगा। यानी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो मेरी रियलिटी है वो, और जब वो मेरी रियलिटी है तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता हूँ वो बाउंड्री सेट करने का। तो दिस इज़ अ डेवलपमेंटल थिंग। इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो डेवलपमेंटल चीज़ है, इसमें ये ग्रुप मदद कर सकता है बाय बीइंग बाय बीइंग ओपन टू दीज सजेशंस कि हम अगर बाउंड्री सेट करते हैं तो उसको हम ऑनर करें, और एक दूसरे को उसके ऑनर करने में करेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह दिस दिस एक्सपीरियंस कैन एक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्पिल आउट एज वेल, आपकी बाकी ज़िंदगी में भी जा सकता है। ये एक तरह से आपको सपोर्ट करने की बात हो जाएगी, चैलेंज नहीं, सपोर्ट। दूसरा जो सवाल है आपका, वो मैं नहीं मुझे याद रहा, अगर आप उसको वाज़ेह कर दें नॉर्म्स। फिर। नॉर्म्स, देखिए नॉर्म्स अभी जिस तरह से हो रहा है ना, ये मिसाल के तौर पर हाथ रेज करने का मकसद, असल में हाथ रेज करने से चीज़ें प्रिडिक्टेबल रहती हैं। हमको बड़ा पसंद है चीज़ें प्रिडिक्टेबल रहें। ये हम अगर एक सेशन कर रहे हैं तो उसमें केओस ना हो, हम उस केओस को, उससे 10 किलोमीटर दूर ही रुक जाना पसंद करेंगे। हाथ रेज करने के नतीजे में पीपल फील कि उनकी बात नहीं सुनी गई। अदनान का हाथ पिछले कितने मिनट से रेज है, लेकिन उनको बात करने का मौका नहीं मिला। तो ये जो बात है, और शायद अगली दफ़ा मिले, तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें चीज़ें कंट्रोल में हैं, और वो कंट्रोल इस सेशन को बेहतर बनाता है। ये एक बहुत बड़ी असम्पशन है इसमें। मेरा ख्याल ये है कि समटाइम्स, और वो जो केओस थ्योरी है वो खुद इसके बारे में बहुत कुछ बताती है कि केओस जो है वो खुद एक नई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाता है, अगर सिस्टम्स ओपन है, जैसे इंसान ओपन सिस्टम्स हैं। और अगर वो चला जाए तो वो एक हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो इस रिस्क को लेकर, वो जिस तरह आपने कहा कि दो 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 तीन सेशन में इसको ट्राई आउट कर लें,
अगर पता चलता है कि नहीं बिल्कुल ही केओस हो गया, कोई बात ही नहीं हो सकी, तो और बात है। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, उसमें बहुत कुछ हो जाएगी, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, लेकिन वो लेट्स से आप अगर उस टाइम के लिहाज से देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि उसको 5% या 10% एक्सेप्शन थी, लेकिन उसके नतीजे में हमने 100% को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो 5 से 10% की एक्सेप्शन होती हैं, जिसके नतीजे में हम 100% के लिए रूल्स बनाकर उनकी मोटिवेशन को गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन नॉर्म्स के बारे में एक चीज़ याद रखिए बड़ी अच्छी तरह से, असल में नॉर्म्स वो हैं जो हो रहा है, वो नहीं है कि जिसके बारे में बात की जा रही है। तो आपकी नॉर्म मिसाल के तौर पर अगर आप सेशन का एनालिसिस करें कि हमारे सेशन में क्या होता है, तो हम किस तरह से बात करने देते हैं, कितनी बात, ये नॉर्म्स हैं आपकी। हम कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में एस्पायर करते हैं, बातचीत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो जब तक होना शुरू नहीं हो जाएगा, टिल द टाइम इट बिकम्स द ऑक्सीजन इन द एयर विच यू आर ब्रीथिंग एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेथ इन, तो उस वक्त तक वो नॉर्म असल में बनी नहीं है। उस वक्त तक वो एस्पायर्ड नॉर्म हो सकती है या सिर्फ फिलोसॉफिकल हो सकती है। तो इसको बस ध्यान में रखेंगे, क्या हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे घर में होता क्या है, वो है जो आपके घर की नॉर्म है। ठीक है, करेक्ट। मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया, अदरवाइज मैं इन 2 पॉइंट्स को मजीद समझने के लिए सवाल करना चाह रहा था, अगर है इसको परमिशन अगली तो। दफ़ा ले लेंगे इंशाल्लाह जी। वी कैन कंटिन्यू विद ठीक है, दिस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। जी, मोस्ट वेलकम। राइट जी, Thank you very much, Mohit sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for your patience and participation. Adnan, inshallah, next time आपको स्पेशल पहली अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहित सर, थैंक यू।